नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिस तरह ईरान ने इस जंग में अमेरिका को उलझा दिया है, उसके बाद ट्रंप के लिए अब इससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दोनों देशों के बीच फिलहाल बहस का सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है। अमेरिका हॉर्मुज से ईरान का दबदबा कमजोर करने की कोशिशों में बुरी तरह फेल हो गया है और अब तो ईरान ने सीधी धमकी ही दे दी है कि ट्रंप अपनी सुरक्षा की चिंता करे। वहीं खाड़ी देशों में भी अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका के सहयोगी उससे दूर जाते नजर आ रहे हैं। तो अपनी सुरक्षा की चिंता करे ट्रंप, ईरान ने धमकाया। हॉर्मुज पर भी ईरान का ही दबदबा कायम है। मौजूदा हालात में कैसे इस जंग में बुरी तरह फंस गया है अमेरिका, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका ने एशिया पैसिफिक के सहयोगियों के साथ किया धोखा। चीन को अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का मिला मौका। जापान और ताइवान जैसे देशों की बढ़ी चिंता। तेज होती जा रही रूस और यूक्रेन की जंग, दोनों देशों ने एक दूसरे पर किए ताबड़तोड़ हमले। इस बीच नेटो को लेकर रूस की बड़ी साजिश आई सामने। बांग्लादेश को फिर पाकिस्तान बनाने की रची जा रही साजिश। पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा आरोप, कहा देश में अराजकता का दौर। हसीना को लेकर भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में बढ़ा तनाव। और चलते चलते में देखेंगे, अब अंतरिक्ष से मिलेगा भूकंप का सिग्नल। वैज्ञानिकों ने डिकोड किया सीक्रेट कोड। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के फिर दिए संकेत। सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। 2028 में जीत का किया दावा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक। हमले में बच्चों और महिलाओं समेत 11 की मौत। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा नागरिकों को ढाल बना रहा हिजबुल्लाह। फोटो में भले गुस्सा दिखे, लेकिन हम दोस्त हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर की उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग के साथ पुरानी तस्वीर। उत्तर कोरिया ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के गठबंधन पर उठाए हैं सवाल। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना की ज्यादती पर टूटा लोगों के सब्र का बांध। जेएसी का पाक आर्मी चीफ मुनीर को फाइनल अल्टीमेटम। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ मुजफ्फराबाद तक मार्च निकालने की दी चेतावनी। तो ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी है। ईरान को झुकाना तो अमेरिकी सेना के लिए पहले से ही लगभग नामुमकिन नजर आ रहा था और अब इस जंग की वजह से अमेरिका से उसके सहयोगी भी छिटकते नजर आ रहे हैं। जिस तरह ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में तबाही मचाई है, उससे खाड़ी देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए अब तक अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। इन देशों में अमेरिका के सैन्य बेस भी मौजूद है, लेकिन अब इस जंग ने वॉशिंगटन पर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। यही वजह है कि अब खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है पिछले सप्ताह सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता, जिसे इस्लामिक नेटो का गठन भी कहा जा रहा है। इसे लेकर एक यूरोपीय अधिकारी ने भी कहा कि अमेरिका के लिए यह एक बड़ा संकेत था। यह समझौता दर्शाता है कि शक्तिशाली सुन्नी देश अपने रक्षा साझेदारियों के लिए विकल्प खोज रहे हैं। उनकी नजर में अब अमेरिका ही काफी नहीं है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों को लगता है कि उन्हें एक ऐसे युद्ध में बेवजह उलझाया गया है जिसे सुलझाने के लिए ट्रंप अब संघर्ष कर रहे हैं। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरब और यूएई को उठाना पड़ा, क्योंकि ईरान ने इन देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर जो हमले किए, उससे न सिर्फ वहां मौजूद बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, बल्कि आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने युद्ध के शुरुआती दिनों से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे सऊदी अरब के तेल निर्यात को बड़ा झटका लगा है। और अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस जलमार्ग को खुलवाने की कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रहे। कभी वो ईरान को समझौते के लिए धमकी देते हैं, तो कभी सीधा ये दावा कर देते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के कंट्रोल में है। लेकिन ईरान ने हर बार ही ट्रंप के इन दावों का पर्दाफाश कर दिया है और अब उसकी तरफ से ट्रंप को सीधी धमकी दी गई है कि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के हालिया दावे पर तंज कसते हुए ईरानी नेता इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप को हॉर्मुज पर दावे करने की बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, कहीं दोबारा फूड ट्रक में छिपने की नौबत ना आ जाए। दरअसल तुर्की में नेटो समिट से लौटते वक्त ईरान के हमले के डर से ट्रंप को अपना रूट प्लान बदलना पड़ा। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें बाद में एक छोटे सैन्य विमान में ले जाया गया, जबकि बड़ा विमान सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
और बाद में खबर यह आई कि उन्हें एयरपोर्ट के अंदर एक केटरिंग यानी खाना ले जाने वाले ट्रक के जरिए दूसरे विमान तक पहुंचाया गया था। अब इसे ही लेकर ईरान ने ट्रंप पर निशाना साधा है, साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर उसका कब्जा है। ऐसे में ट्रंप को अपनी चिंता करनी चाहिए। इस बीच व्यापारिक जलमार्ग को लेकर ओमान के साथ ईरान की बातचीत भी चल रही है, लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज अलग मुद्दा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ओमान के साथ हमारी बातचीत जारी है, यह पूरी तरह से अलग मामला है। पहले से मौजूद मार्ग अब काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक नया रास्ता तय करना जरूरी है। फिलहाल हम एक अस्थायी मार्ग तैयार कर रहे हैं, जिसे बाद में स्थायी मार्ग में बदला जा सकता है। हो सकता है कि हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह वार्ता और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर खोलना दो अलग अलग मुद्दे हैं। हॉर्मुज को दोबारा खोलना जून में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का अमेरिका की तरफ से पालन किए जाने पर निर्भर करेगा। तो यहां ईरान ने गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है, लेकिन अमेरिका के लिए दोनों ही स्थिति में हार मानने जैसे हालात हैं। यानी हॉर्मुज पर या तो ट्रंप ईरान का दबदबा मान ले और उसे उसके हाल में छोड़ दे, या ईरान की शर्तों के आगे सरेंडर कर दे। दोनों ही सौदे अमेरिका के लिए नुकसान वाले हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए अब अमेरिका क्या कदम उठाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका के बड़े धोखे की। तो वैसे कहा भी जाता रहा है कि अमेरिका से ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। खाड़ी क्षेत्र में इसकी एक तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है, जहां ईरान और अमेरिका की दुश्मनी का खामियाजा खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देश भी भुगत रहे हैं। और अब अमेरिका ने प्रशांत महासागर में मौजूद अपने सहयोगियों के साथ भी बड़ा धोखा किया है। अमेरिका के एक कदम से चीन को प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने पैर पसारने का मौका मिल गया है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। दरअसल अमेरिका ने प्रशांत महासागर क्षेत्र से अपना आखिरी युद्धपोत भी वापस बुला लिया है। अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन प्रशांत क्षेत्र से पश्चिम एशिया जा रहा है, जहां यह यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। आप जानते हैं कि कैसे ईरान के साथ महीनों से जारी संघर्ष के बीच अब अमेरिकी सैनिकों की हालत भी खराब हो चुकी है। उनके लिए अब इस जंग में टिकना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में पिछले 8 महीने से ईरान को घेरने के लिए तैनात किया गया अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां से वापस बुलाया जा रहा है। यानी अपना हित साधने के लिए अमेरिका ने सहयोगियों की सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार कर दिया है। अब अमेरिका के इस कदम से चीन को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि यहां मौजूद अमेरिकी सहयोगी जापान और ताइवान जैसे देशों के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बिना रह जाएगा। पश्चिमी प्रशांत में अमेरिकी विमान वाहक पोत की गैर मौजूदगी से फिलीपींस और जापान जैसे सहयोगियों में काफी बेचैनी है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपना सैन्य दबदबा दिखाने के लिए लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। उसने इस हफ्ते ही इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास किया है। हाल ही में उसने जापान और फिलीपींस के साथ भी विवादित क्षेत्रों में आक्रामकता दिखाई। चीन ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास सैन्य अभ्यास किया, जिस पर फिलीपींस भी अपना दावा करता है। इसके अलावा एक चीनी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ने जापान के दक्षिणी द्वीप ओकिनोटोरी के पास लाइव फायर अभ्यास भी किया था, जिस पर काफी विवाद देखा गया था। चीनी आर्मी, जो पश्चिमी पैसिफिक में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौती मानती रही है, अब उसका रास्ता साफ हो गया है। अब उसके पास ताइवान पर कब्जा करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का भी एक बड़ा मौका है, जिसके लिए बस वो एक मौके के ही इंतजार में है। और यही नहीं, चीन ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहा है कि पश्चिमी प्रशांत में अमेरिका अब बड़ी ताकत नहीं रहा और वो सहयोगियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। अमेरिका की सुप्रीमेसी को तो चीन चुनौती दे ही रहा है, साथ ही साथ उसके सहयोगियों की भी चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में पश्चिमी प्रशांत में अब अमेरिका की सैन्य मौजूदगी घटने के बाद चीन का अगला दांव क्या होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो जैसे जैसे ये जंग तेज होती जा रही है, वैसे वैसे इसका दायरा भी बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानबूझकर इस जंग में यूरोप को घसीटने के आरोप लग रहे हैं। और अब जिस तरह रूसी ड्रोन दूसरे देशों की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद ये आरोप और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा घटनाक्रम रोमानिया से सामने आया है, जहां रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नेटो के हवाई पुलिसिंग मिशन पर तैनात एक स्पेनिश F-18 लड़ाकू विमान के पायलट ने रोमानियाई राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का अवैध रूप से उल्लंघन कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया,
जो इस साल रोमानिया की तरफ से मार गिराया गया चौथा मानव रहित विमान है। दरअसल पुतिन पर नेटो गठबंधन में जारी दरार को और बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस नेटो और यूरोपियन यूनियन को अंदर से कमजोर करने की एक गुप्त रणनीति बना रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर अपनी सेना और खुफिया एजेंसियों को नेटो और यूरोपीय संघ यानी ईयू को अंदर से कमजोर करने का लक्ष्य दिया है। रूस की योजना दो हिस्सों में है। पहला, नेटो की एकजुटता और सामूहिक रक्षा की नीति को परखना, और दूसरा, मोल्दोवा को राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिर करना। दिसंबर 2025 में क्रेमलिन में हुई सीक्रेट बैठक में यह रणनीति बनाई गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि रूस इस साल शरद ऋतु में नेटो की प्रतिक्रिया को परखने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए साइबर हमले, जरूरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना और नेटो की पूर्वी सीमा पर हथियारबंद समूहों की घुसपैठ जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। पश्चिमी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन पर कब्जा करना पुतिन की पहली प्राथमिकता है, लेकिन मोल्दोवा पर नियंत्रण हासिल करना उनकी दूसरी प्राथमिकता है। गौरतलब है कि करीब 24 लाख की आबादी वाला मोल्दोवा यूक्रेन और नेटो सदस्य रोमानिया के बीच स्थित है। रूस की सेना पहले से ही मोल्दोवा के अलगाववादी इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद भी है। ऐसे में अमेरिकी मीडिया के इस दावे ने हड़कंप मचा दिया है। वहीं यूक्रेन में भी भारी तबाही मची हुई है। सुबह सुबह यूक्रेनी राजधानी कीव में रूस ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसमें कम से कम 2 जिलों में आग लग गई। इस हमले में 3 लोग घायल भी हुए हैं। रूस का यह हमला यूक्रेन के उस हमले के बाद किया गया जिसमें उसने रूसी रॉकेट सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया है। बीते दिन यूक्रेन ने कहा कि हमने अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट नेटवर्क का विकल्प तैयार कर रहे रूसी रॉकेट सेंटर को निशाना बनाया है। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से रूस में 900 किलोमीटर अंदर जाकर सामरा स्थित इस रॉकेट सेंटर पर हमला किया गया। साथ ही रूस के एक सैन्य हवाई पट्टी पर भी हमला किया गया है। शांति की स्थापना के लिए हम रूस की सैन्य ताकत को कम कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन शांति की अपील भी कर रहा है और दूसरी तरफ उसके हमले भी लगातार जारी हैं और वो अमेरिका और यूरोप से हथियारों की सप्लाई तक बढ़ाने की डिमांड कर रहा है। ऐसे में फिलहाल इस क्षेत्र में शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह ये जंग आगे बढ़ती जा रही है उसे लेकर चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने जब से देश वापसी का ऐलान किया है तब से ही वो बांग्लादेश की राजनीति को लेकर एक्टिव दिखाई दे रही है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और अब शेख हसीना ने राष्ट्रीय शोक दिवस पर बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने के रास्ते पर है। दरअसल बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। यह दिन बंगोबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जान जाने की याद में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता भी माना जाता है। और अब राष्ट्रीय शोक दिवस के मौके पर शेख हसीना कहती हैं कि अवामी लीग विरोधी और बांग्लादेश विरोधी ताकतें देश को फिर पाकिस्तान बनाने की बड़ी परियोजना में जुटी हैं। बांग्लादेश में व्यापक अराजकता फैल गई है। अवामी लीग के समर्थक, अल्पसंख्यक और महिलाएं लगातार डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। शेख हसीना ने कहा कि 21 साल बांग्लादेश को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तान में बदलने की कोशिशों का दौर रहा, लेकिन अवामी लीग के 5 साल के शासन ने पाकिस्तान की तरफ वापसी की इस प्रक्रिया को धीमा किया। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो साफ है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की है और उसकी तुलना पाकिस्तान तक से कर दी है। शेख हसीना के बयानों पर बांग्लादेश की सरकार भी भड़की हुई है। सरकार के अंदर भारी नाराजगी है। शेख हसीना को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है और इसका साफ असर दिखाई भी दे रहा है। शेख हसीना का भारत में रहना, उनके बयानों और उनकी बांग्लादेश में वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच गहन बातचीत चल रही है और इस पूरे मामले का असर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान का भारत दौरा इसी वजह से लटका हुआ है। दरअसल तारिक रहमान 21 अगस्त को भारत आ सकते हैं। उनकी यात्रा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शेख हसीना की वजह से उनकी यात्रा टल जाएगी? क्या आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ने वाले हैं? इस तरह के तमाम सवाल बरकरार हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों की बड़ी खोज की। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और घरों में रहने वाले लोग अक्सर ही भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा डर जाते हैं। कई बार रात में सोते वक्त कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि भूकंप भी आया था। इंडोनेशिया में 7.7
कोलंबिया में 7.4, जापान में 6.8 और मेक्सिको में 7.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटकों ने दुनिया भर में डर का माहौल पैदा कर दिया है। कितना अच्छा हो कि अगर भूकंप आने से पहले ही सबके पास अलर्ट आ जाए और अलर्ट को देखते हुए लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इससे सैकड़ों हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भूकंप की जानकारी पहले मिल पाएगी? दशकों से आधुनिक भूविज्ञान ये मानता आया है कि भूकंप का समय रहते पूर्वानुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। जमीन के नीचे 10 से 50 किलोमीटर की गहराई में मौजूद फॉल्ट लाइंस पर कब, कहां और कितना दबाव अचानक टूट पड़ेगा, इसे देख पाना इंसान की पहुंच से बाहर है। लेकिन अब विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। वैज्ञानिकों ने धरती के अंदरूनी राज जानने के लिए अपनी नजरें जमीन के बजाय आसमान और अंतरिक्ष की गहराइयों की तरफ मोड़ दी हैं। जानकारी के मुताबिक यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए के स्वार्म सैटेलाइट्स के विशाल डेटा सेट और मशहूर रिसर्च जर्नल नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में एक ऐतिहासिक स्टडी प्रकाशित की गई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस रिसर्च ने यह स्थापित किया है कि जब जमीन के गर्भ में एक महाविनाशकारी भूकंप की तैयारी चल रही होती है, तो उसके संकेत सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे उपग्रहों के सिग्नलों में दर्ज होने लगते हैं। जमीनी स्तर पर रेडॉन और भूजल सेंसर कुओं के जलस्तर में अचानक उतार चढ़ाव और रेडियोधर्मी गैस के रिसाव के जरिए हफ्तों से लेकर दिनों पहले चेतावनी के संकेत देते हैं। वहीं सतह से छोड़ी गई रेडियो तरंगों की मदद से आयनोसॉन्ड्स आयन मंडल की ऊंचाई में होने वाले बदलावों को दिनों से लेकर घंटों पहले दर्ज करते हैं। भूकंप के आने से घंटों या मिनटों पहले पशु पक्षियों का असामान्य व्यवहार, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और सूक्ष्म कंपनों को महसूस कर खतरे का आभास कराता है। इन सभी विशाल और जटिल डेटा स्रोतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल टाइम ऑटोमेटेड एनालिसिस के जरिए प्रोसेस करता है, जिससे वास्तविक प्रीकर्सर पैटर्न की तुरंत पहचान कर सटीक अलर्ट जारी किया जा सके। इस रिसर्च के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अगले कुछ सालों में हमारे मोबाइल फोन पर मौसम की तरह भूकंप का भी अलर्ट आ सकेगा? फिलहाल इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में विज्ञान क्या चमत्कार हमारे सामने लेकर आए, ये देखना होगा। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।